हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं अमेंडमेंट्स का, जो अमेंडमेंट्स आए हैं नवंबर 24 के लिए। ठीक है, सो आईसीआई का अगर आप स्टैच्यूटरी अपडेट देखोगे 108 पेजेस का है, बट उसमें क्या है, मई 24 और नवंबर 24 के अमेंडमेंट्स उन्होंने कंबाइन करके दिए। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो एडिशनल अमेंडमेंट्स नवंबर 24 के लिए खाली आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है जो नवंबर 24 के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये अमेंडमेंट बुकलेट आप बेटा मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, icaleague.com में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दो, जो रिवीजन लेक्चर मई 24 के लिए एप्लीकेबल थे वही नवंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे बिल्कुल रिवीजन लेक्चर सारे डाले हुए हैं, जीएसटी के भी सारे चैप्टर्स के रिवीजन और कस्टम्स के भी रिवीजन यहाँ पे सारे डाले हुए हैं। 16 आवर्स में खाली बेटा पूरा का पूरा जीएसटी प्लस कस्टम्स यहाँ पे उसका रिवीजन किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वो रिवीजन सीरीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक बार पढ़ाई करी है, अब आपको एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन एग्जाम के पहले, इसलिए सारी की सारी रिवीजन सीरीज आपकी अवेलेबल है यूट्यूब में, आपको बिल्कुल रिवीजन कर लेना है। और यहाँ पे थोड़े बहुत ही अमेंडमेंट्स है, यहाँ पे आप देखोगे क्लैरिफिकेशन नेचर के बड़े सिंपल से अमेंडमेंट्स है, वो यहाँ पे हम बहुत ही क्विकली कर लेंगे, ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं। ठीक है, अब जब मई 24 के लिए अमेंडमेंट आए थे, मई 24 के लिए खाली जो अमेंडमेंट आए थे वो डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके वीडियोस और अमेंडमेंट बुकलेट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रिवाइज करने हैं वो अमेंडमेंट्स तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है नवंबर 24 के लिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बता रही हूँ, आईसीआई के स्टैच्यूटरी अपडेट में मई और नवंबर 24 दोनों अमेंडमेंट्स कंबाइन किए, हम खाली नवंबर 24 वाले डिस्कस कर रहे हैं। मई 24 वाले किसी को रेफर करना है तो वो क्या कर सकता है, मई 24 के मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे, आप वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नवंबर 24 के अमेंडमेंट्स यहाँ पे क्विकली स्टार्ट करेंगे। बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है, जैसे मैंने बताया जीएसटी में खाली 4 चैप्टर्स में अमेंडमेंट है, एग्जाम्शन में खाली 2 अमेंडमेंट्स है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में 1 अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन में 1 है, मिसलेनियस प्रोविजन में 1 है, और वो भी बड़ी सिंपल अमेंडमेंट्स है। कस्टम्स में 1 अमेंडमेंट है और कुछ अमेंडमेंट्स एफटीपी में है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एग्जेम्पशन में अमेंडमेंट करेंगे, जैसे मैंने बताया 2 अमेंडमेंट्स है खाली एग्जेम्पशन में, फटाफट से हो जाएगी। फर्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे, एग्जेम्पशन चैप्टर की फर्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे। क्या बोला, बड़ी गवर्नमेंट ने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि जो डीएमएफटी यहाँ पे है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि कौन सेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है। उन्हें गवर्नमेंट ने बोला कि ये क्या है भाई, ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, इसीलिए क्या बोला कि भाई जो भी एग्जेम्पशन यहाँ पे गवर्नमेंटल अथॉरिटी को मिलते हैं, हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में देखे, जितने भी एग्जेम्पशन के लिए गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होती है, यहाँ एलिजिबल होती है, उन सबके लिए डीएमएफटी भी एलिजिबल होगी, डीएमएफटी भी एलिजिबल होगी, बड़ी सिंपल सी बात। सो डीएमएफटी सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट आर governmental authorities and they are eligible for same exemption as available to any other governmental authority. So जो भी exemption governmental authority को available थे वो DMFT को भी available होंगे। तो एग्जाम में आपको DMFT यहाँ पे अगर दिया क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, जो भी exemption हम governmental authority को देते थे वो उनको भी available होंगे। अब हम 1 मिनट पढ़ते हैं DMFT क्या होती है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, डीएमएफटी क्या करती है, काम करती है किसके इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए, जो भी पर्सन या एरिया यहां पे अफेक्ट हुए हैं माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन के कारण। ठीक है, कैसे, वो रिसीट एक्सपेंडिचर रेगुलेट करती है, कहां से, मिनरल डेवलपमेंट फंड से, मिनरल डेवलपमेंट फंड से, जो कि क्रिएट किए जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो क्या सर्विसेज देती है, सिंपल, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, देन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड, देन हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड सप्लाई ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये सारे काम करती है भाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, सप्लाई ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। ये सारी एक्टिविटीज, ये सिमिलर एक्टिविटीज है जो 11th और 12th शेड्यूल में यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अल्टीमेट यूजर्स कौन है, ये जो भी एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अल्टीमेट यूजर्स वो इंडिविजुअल्स हैं, वो फैमिलीज है, वो वुमेन, चिल्ड्रन है, फार्मर्स है, यहाँ पे
कौन, SGH ऑफ माइनिंग रिलेटेड अफेक्टेड एरियाज के जो है लोग, वही है इसके जो अल्टीमेट यूजर्स है। द सर्विसेज जो वो सप्लाई कर रहे हैं वो DMF जो फंड है उसके द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, कोई कंसिडरेशन वगैरह नहीं ले रहे हैं वो इस सर्विसेज के अगेंस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला, इसीलिए ये क्लैरिफाई किया जाता है जो DMFT है जो सेटअप कर रही है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। सो द DMFT सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट आर governmental authorities and thus eligible for same exemption from GST as available to any other governmental authority. So आपको एग्जाम के लिए सिंपल से ये बात याद रखनी है, जो DMFT है वो क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है जो कि सेटअप करती है कौन, यहाँ पे सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट, और वो ही एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल है वो सारे एग्जेम्पशन के लिए जो कि किसी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को मिलते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के लिए इतना याद रखना है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ प्योर सर्विसेज, क्या बोला, प्योर सर्विसेज अगर आप सप्लाई करते हो, या कंपोजिट सप्लाई, या कंपोजिट सप्लाई किस चीज का, हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर वर्क्स का, जहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई है, किसको दे रहे हो, CPWD को। तो यहां पे क्या बोल दिया भाई, वो एग्जेम्प्ट होगा GST से, एग्जेम्प्ट होगा GST से। क्या बोला, प्योर सर्विसेज है या कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स का वैल्यू नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू है, गुड्स का वैल्यू नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर वर्क्स का किसको दे रहे हो, CPWD को। यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा GST से, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर विच एंट्री, एंट्री नंबर 3 और 3 ये पढ़ा था हमने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में, वहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो जो पब्लिक पार्क होते हैं बेटा, क्या बोला इन्होंने, जो पब्लिक पार्क होते हैं कहाँ पे, चाहे गवर्नमेंट रेसिडेंशियल कॉलोनीज में हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो, या कोई भी पब्लिक एरिया में हो, कोई भी पब्लिक एरिया में हो, वो कौन यहाँ पे डेवलप और मेंटेन कर रहे हैं, CPWD कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक पार्क्स कौन मेंटेन और डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे CPWD कर रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये सारे फंक्शन किसको दिए गए यहाँ पे, ये फंक्शन इंटरेस्ट किए गए पंचायत को और म्युनिसिपैलिटी को अंडर 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को इंटरेस्टेड यहाँ पे ये एक्टिविटीज है अंडर 11th या 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एंट्री नंबर 3 और 3A पढ़ा है, 3 और 3A पढ़ा है एग्जाम्शन में। वो क्या बोलती है कि भाई अगर ये ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज है, ठीक है, एंट्री में कोई अमेंडमेंट नहीं है। एंट्री क्या पढ़ी है हमने कि अगर प्योर सर्विसेज या कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स का वैल्यू नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, बाय वे ऑफ कोई भी एक्टिविटी जो है इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, वो क्या है भाई, एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट है। तो ये बात हुई है कि प्योर सर्विसेज हो यहाँ पे या कंपोजिट सप्लाई हो जिसमें गुड्स का वैल्यू नॉट मोर देन 25% है, किसको प्रोवाइड कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को, किस चीज के लिए, बाय वे ऑफ एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत या म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उस केस में विच आर्टिकल, 243G या 243W एग्जेम्प्ट है, ये हमारी बात हुई है, ये भाई बात हुई है। सो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन क्या आया कि भाई अगर आप प्योर सर्विसेज या कंपोजिट सप्लाई दे रहे हो हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर वर्क का जिसमें गुड्स का वैल्यू नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू है, किसको दे रहे हो, CPWD को दे रहे हो, CPWD को दे रहे हो, तो वो क्या बोल दिया, वो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा 3 और 3A ऑफ द यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंडर उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्योंकि भाई जो ये CPWD है, ये जो काम कर रहे हैं पब्लिक पार्क्स वगैरह मेंटेन करना, डेवलप करना, ये भी क्या है, ये पंचायत म्युनिसिपैलिटी को जो एक्टिविटी दी गई है ये वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है भाई, इन्हें भी क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, प्योर सर्विसेज हो चाहे कंपोजिट सप्लाई हो जिसमें गुड्स का वैल्यू नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू है, हॉर्टिकल्चर वर्क से यहाँ पे रिलेटेड, और यहाँ पे आप किसको दे रहे हो, CPWD को दे रहे हो। सो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर एंट्री 3 and 3A ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, ठीक है। सो एग्जेम्पशन चैप्टर में ये दो ही अमेंडमेंट थे। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन किससे रिगार्डिंग है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, देखेंगे। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST, किस चीज के लिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे,
ठीक है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी पे बाय रियल एस्टेट कंपनीज, मॉल्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स टू देयर लेसी ऑक्यूपेंट। सो ये जो रियल एस्टेट कंपनीज है, मॉल्स है, एयरपोर्ट से अपने लेसी ऑक्यूपेंट से जो चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी, उससे रिगार्डिंग बात हो रही है, उससे रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आती है। पहली बात, पहली सिचुएशन कि इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे सप्लाई की गई है, वो बंडल्ड है विथ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस। क्या बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो सप्लाई की गई वो बंडल्ड है किसके साथ में, या तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ में, या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस है उसके साथ में आपने, ठीक है, एज द केस में भी। तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भाई कंपोजिट सप्लाई है। इलेक्ट्रिसिटी जो है इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, जिसमें हमारा प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, आपको पता है कंसेप्ट प्रिंसिपल सप्लाई का हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, प्रीडोमिनेंट सप्लाई हमारा क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस। ठीक है, वो क्या है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी एंसिलरी सप्लाई हो जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में हमारा रूल क्या लगता है कि भाई जो भी रेट ऑफ टैक्स प्रिंसिपल सप्लाई का है वही लग जाता है हमारा एंसिलरी सप्लाई पे। सो द जीएसटी रेट ऑन प्रिंसिपल सप्लाई, दैट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस, विल अप्लाई टू सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेंट अलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी आपने चार्ज किया 2,50,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने रेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी 2.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे चार्ज कर रही हूँ पर एनम। यहाँ पे लेसी से मैं चार्ज कर रही हूँ 2.5 लाख रुपए पर एनम, रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। सो इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिसिटी मैंने उसे साथ में सप्लाई किया, वो एंसिलरी सप्लाई होगी, और उस पे भी रेट क्या लग जाएगा भाई, यहाँ पे उस पे भी रेट लग जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई का। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 18% का रेट है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी 18% लग जाएगा ऑन full 2,50,000 GST at the rate of 18% will be leviable। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बंडल्ड है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ यहाँ पे प्रीमाइसेस के साथ में, तो उस केस में प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का क्या लग जाएगा भाई, रेट लग जाएगा, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अलग से चार्ज की हो चाहे नहीं चार्ज की हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट आपने चार्ज किया 2 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की 50,000, बट आपकी बंडल थी, इवन इफ बिल्ड सेपरेटली, बिलिंग भले से सेपरेट हो बट बंडल्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा। सो अगर सेकेंड एग्जांपल ले, रेंट 2 लाख का, इलेक्ट्रिसिटी आपने 50,000 चार्ज की, टोटल 2.5 लाख चार्ज किया। ठीक है, आपकी बंडल थी इलेक्ट्रिसिटी, सो इवन इफ बिल्ड सेपरेटली बट सिंस बंडल्ड विथ रेंट इट विल बी कंपोजिट सप्लाई ओनली, एंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई will apply to electricity also on this 2,50,000, again 18% would be chargeable. I hope it is clear. This is situation 1 where electricity is bundled with either renting of immovable property or maintenance of premises. It will be treated as composite supply, where principal supply is renting of immovable property or maintenance of premises, and ancillary supply is electricity, and GST rate on principal supply will be applicable on electricity as well. वेरी क्लियर। ठीक है, सो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे था, इसको हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली और साथ में एग्जांपल के साथ देख लिया। सेकंड सिचुएशन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है, ओनर्स, यहाँ पे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कैसे, एज अ प्योर एजेंट वो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ देयर सप्लाई, उनके सप्लाई का वैल्यू में नहीं है। ठीक है, वो एज अ प्योर एजेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इफ दे आर चार्जिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द लेसी ऑक्यूपेंट, देन उस केस में क्या बोल दिया जाएगा, उन्हें मान दिया जाएगा दे आर डीम्ड टू बी एक्टिंग एज प्योर एजेंट। ठीक है, यहाँ पे जब ओनर्स RWA क्या कर रहे हैं, एज अ प्योर एजेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ देयर वैल्यू ऑफ देयर सप्लाई, और वो सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में उन्हें क्या मान लिया जाएगा, प्योर एजेंट मान लिया जाएगा। ये सिचुएशन 2 पढ़े, सिचुएशन 2 एक बार, वेयर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय रियल एस्टेट ओनर या RWA रियल एस्टेट डेवलपर्स एज अ प्योर एजेंट, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ देयर वैल्यू ऑफ सप्लाई।
ठीक है, वो प्योर एजेंट जैसे दे रहे हैं, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर दे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ऑन एक्चुअल बेसिस, दैट मींस दे आर चार्जिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लेसी ऑक्यूमेंट एज चार्ज बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डिस्कॉम फ्रॉम देम, दे विल बी डीम्ड टू बी एक्टिंग एज प्योर एजेंट। तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा, उन्हें प्योर एजेंट मान लिया जाएगा, उन्हें प्योर एजेंट मान लिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो ये बात हुई। सो सिंपल सी दो चीजें थी इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ये फर्स्ट पैरा भी एक बार रीड करेंगे। इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर द इलेक्ट्रिसिटी जो आप सप्लाई कर रहे हो, इट इज बंडल्ड विद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड इट विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, वेयर प्रिंसिपल सप्लाई इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस, और supply of electricity is what ancillary supply. So even if billed separately, it will constitute composite supply and rate of principal supply, that is GST rate on renting of immovable property and maintenance premises would be applicable. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो हमने डायग्रामेटिकली दिया देखा वही चीज लिखी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की चीज में यहाँ पे दो बातें हैं। फर्स्ट चीज क्या बात हुई, इफ इट इज बंडल्ड विथ योर व्हाट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस, तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा। बट सेकंड सिचुएशन है, अगर आप एज अ प्योर एजेंट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई वो आपके वैल्यू का पार्ट नहीं है, आपने जितना चार्ज किया सामने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने वही चार्ज करिए, तो उस केस में आपको प्योर एजेंट मान लिया जाएगा और ऑब्वियसली उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे, बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। आपको याद है हमने पढ़ा था बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, जो गुजरात में यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश में भी। बस इतना ही अमेंडमेंट है, देखेंगे। रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स, पायलट प्रोजेक्ट इन गुजरात एक्सटेंडेड टू पौंडीचेरी एंड आंध्र प्रदेश, उसे एक्सटेंड कर दिया पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश में भी। सिंपल सी बात है, रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स which is a pilot project in Gujarat is now extended to Pondicherry as well as आंध्र प्रदेश, ठीक है, एज वेल एज आंध्र प्रदेश। अब एक बार देखेंगे, क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं क्या था ये रिस्क बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। सो आपको याद है जो हाई रिस्क एप्लीकेंट्स है, जो हाई रिस्क एप्लीकेंट्स है, उनको कॉमन पोर्टल आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। तो उन्हें क्या कराना होता है, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है, मतलब रेटिना या थंब इंप्रेशन से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कराना होता है, ठीक है। सो बड़ा सिंपल से प्रोविजन देखेंगे डिटेल में। In order to improve registration process, biometric based आधार authentication of high risk applicant, सबका नहीं, high risk applicant का who offer आधार authentication was introduced on pilot basis in the state of Gujarat. So अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, सो यहाँ पे बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा किसका, हाई रिस्क एप्लीकेंट का। कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे जिसने भी ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, उसे आइडेंटिफाई यहाँ पे कौन कर सकता है, कॉमन पोर्टल। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, ठीक है। सो एन एप्लीकेंट हु इज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर इज आइडेंटिफाइड ऑन कॉमन पोर्टल ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, शैल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। उसे कैसे फॉलो किया जाएगा, बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ। और क्या की जाएगी, उनकी फोटोग्राफ ली जाएगी भाई, उनकी फोटोग्राफ ली जाएगी किसकी, ऑफ एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल। एप्लीकेंट की ली जाएगी जहां पे एप्लीकेंट क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट अगर इंडिविजुअल है तो उसी की फोटोग्राफ ली जाएगी। बट अगर अदर देन इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल HUF है तो उस केस में कर्ता की, फॉर एग्जाम्पल कंपनी है तो होल टाइम डायरेक्टर की, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर की, ठीक है, एज द केस में भी। सो फोटोग्राफ किसकी ली जाएगी, ऑफ द एप्लीकेंट, जहां पे एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल, ऑफ सच इंडिविजुअल्स वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल। सो हमने देखा था किस किस की ली जाएगी जहां पे इंडिविजुअल नहीं है। तो अलॉन्ग विथ, और क्या रहेगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा किसका, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, जो भी अपलोड किए गए हैं किसमें, GST REG 01 मतलब रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो अपलोड किए गए उनकी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी भी वेरीफाई किए जाएंगे। कहाँ पे, एट नोटिफाइड फेलिसिटेशन सेंटर। एप्लीकेशन शैल बी डीम टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस लेड डाउन हियर। आपकी एप्लीकेशन को कब कंप्लीट मानी जाएगा, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी माना जाएगा कि भाई एप्लीकेशन कंप्लीट है। An acknowledgement shall be issued to applicant only after completion of biometric based आधार authentication या other authentication। क्या बता रहा है, एक्नॉलेजमेंट आपको कब इशू किया जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद में ही एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा।
The above biometric Aadhaar authentication of high-risk applicant who offer authentication of Aadhaar number has been extended to the state of Pondicherry and Andhra Pradesh also. ठीक है, तो अब इसे extend कर दिया गया है पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश में भी. So बड़ा सिंपल सा प्रोविजन था बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन. अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है तो कॉमन पोर्टल आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर. किसको सिलेक्ट करता है? हाई रिस्क. यहाँ पे क्या किया जाता है, हाई रिस्क एप्लीकेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है. किस स्टेट की बात थी? गुजरात में, अब पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश में भी. सो जब भी आपको ऐसे सिलेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, प्लस फोटोग्राफ ली जाएगी. इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की, अदर देन इंडिविजुअल है तो ऑफ सच पर्संस यहाँ पे जो भी बताए गए हैं, और साथ में वेरीफाई किए जाएंगे क्या, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है यहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे. ठीक है, उसके बाद ही आपको एक्नॉलेजमेंट इशू होगा. सो ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन था हाई रिस्क एप्लीकेंट्स का, ये गुजरात में था, नाउ एक्सटेंडेड टू पौंडीचेरी एज वेल एज आंध्र प्रदेश. इतना छोटा सा ही अमेंडमेंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट मिसलेनियस प्रोविजन के अमेंडमेंट्स देखेंगे. बड़ी सिंपल सी बात है, क्या? कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या बात हो रही है? कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, अमेंडमेंट खाली इतना ही है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या की है, आप कंसेंट दे सकते हो कि ठीक है भाई, ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है नोटिफाइड सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे वो नोटिफाइड सिस्टम जिनके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है यहाँ पे कॉमन पोर्टल, वो यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर थे पहले. अब यहाँ पे एक और सिस्टम नोटिफाई कर दिया, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट. इनको भी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है. अमेंडमेंट खाली इतना ही है. अब ये क्या था, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देखेंगे, ये हमने ऑलरेडी देखा था. सो सेक्शन 158A प्रोवाइड्स फॉर कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. किसके साथ? विद नोटिफाइड सिस्टम फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन. आपकी इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली आपकी इंफॉर्मेशन है यार, शेयर करने के पहले कंसेंट तो लेंगे, तो इट प्रोवाइड्स फॉर कंसेंट बेस्ड शेयरिंग. किसके साथ शेयर करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन? नोटिफाइड सिस्टम के साथ. So, where a registered person opts to share the information furnished in, रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑप्ट किया कि ठीक है भाई, आप चाहें तो मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. कौन सी इन्फॉर्मेशन? या तो जो आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में दी है, या जो GSTR 3B में दी है, या GSTR 1 में दी है. ठीक है, सो रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड इन ईदर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. आप एप्लीकेशन दे रहे थे रजिस्ट्रेशन की GST-RAG 01 में, वो इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो आप कंसेंट दे सकते हैं कि ठीक है भाई, आप नोटिफाइड सिस्टम के साथ शेयर कर दें. या रिटर्न इन GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड, या जो 3B में आपने इन्फॉर्मेशन दी वो आप कंसेंट दे सकते हैं कि शेयर कर दें. या GSTR 1 फॉर टैक्स पीरियड, GSTR 1 में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो आप दे सकते हैं कि ठीक है भाई, शेयर कर दो. pertaining to invoice, debit note, credit note issued by him with a system which is referred to as requesting system. The requesting system shall obtain the consent of registered person for sharing information. Obviously, requesting system को obtain करनी पड़ेगी consent किसकी? registered person की, ये information share करने के लिए. And shall communicate the consent along with the details of tax period where applicable to the common portal. और ये जो consent वो लेंगे वो किसको? इनको यहाँ पे भेजनी पड़ेगी, यहाँ पे common portal को भेजनी पड़ेगी. consent क्या कि भाई ये इन consent है और इस tax period के लिए consent दिया है यहाँ पे registered person ने, ये information हम share कर सकते हैं. The registered person shall give the consent for sharing information in GSTR 1 above only after he has obtained consent of all the recipient. What is GSTR 1? You remember? डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई. ठीक है, तो आपने GSTR 1 यहाँ पे फर्निश किया है. ठीक है, अब GSTR 1 फर्निश किया, आपका क्या है? डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई. ठीक है, उसमें ऑब्वियसली आपने जो रिसिपिएंट्स है उनका भी डेटा इन्वॉल्व है, तो आपको जब GSTR 1 के डेटा की कंसेंट देनी है तो आपको सारे रिसिपिएंट से भी कंसेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी डेटा है ये. ठीक है, so the registered person shall give his consent for sharing information in GSTR 1 only after he has obtained the consent of all the recipient, जिनको भी उसने क्या किया? इनवॉइस इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया, डेबिट नोट इशू किया उस टैक्स पीरियड में, for sharing such information with the requesting system. And where he provides the consent of all recipients shall be deemed to have been obtained. और जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ने कंसेंट दे दी तो मान लिया जाएगा भाई कि उसने सभी से कंसेंट लिया. इट विल बी डीम्ड दैट सारे रेसिपिएंट ने कंसेंट दे दिए. ठीक है, तो GSTR 1 के लिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कंसेंट देनी है तो उसको अपने सारे रेसिपिएंट से भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, जिसको भी उसने इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी इशू किया है. ठीक है, अब कॉमन पोर्टल क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा इंफॉर्मेशन किसके साथ? यहाँ पे रिक्वेस्टिंग सिस्टम के साथ ऑन रिसीट फ्रॉम द
set system. The common portal shall communicate the information referred in this rule with the requesting system on receipt from the set system. What? Consent of registered person का consent और मिल गया है, एंड डिटेल्स ऑफ टैक्स पीरियड और द रेसिपिएंट एज द केस में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, किस टैक्स पीरियड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किन रेसिपिएंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे कंसेंट मिल गया अगर रजिस्टर्ड पर्सन का, तो जैसे ये रिक्वेस्टिंग सिस्टम किसको देगा, कॉमन पोर्टल को देगा, तो कॉमन पोर्टल क्या देगा भाई, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा रिक्वेस्टिंग सिस्टम के साथ. The central government has notified the following system at with which information may be shared. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि भाई कौन है यहाँ पे जिनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट has notified following a system with which information may be shared by common portal based on consent under section 158A. सो इस कंसेंट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इन सिस्टम्स के साथ, इन सिस्टम्स को नोटिफाई किया है जिनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो. पहला है अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है. अब यहाँ पे और एक ऐड कर दिया पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, दैट्स इट. यही अमेंडमेंट है. सो अकाउंट एग्रीगेटर कौन है, हमने देखा था एक कोई भी नहीं है, एनबीएफसी है जो अंडरटेक करती है किसका बिजनेस, किसका, अकाउंट एग्रीगेटर का, ठीक है, वो अकाउंट एग्रीगेटर होते हैं. अब कौन है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, खाली नाम ही याद रखना है आपको. सो क्या होगा भाई, कॉमन पोर्टल क्या करेगा, इनके साथ क्या करेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. ये नोटिफाइड सिस्टम है, एक अकाउंट एग्रीगेटर, दूसरा पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है. इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन ने कंसेंट दी उसके बाद में. सो इट मीन्स इंटरप्राइज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट क्या है, एक इंटरप्राइज ग्रेड ओपन आर्किटेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो किसने कंसेप्चुलाइज किया है, आरबीआई ने किया है, और डेवलप किसने किया है, उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी आरबीआई हब ने किया है. यहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किया है. किस चीज के लिए, ऑपरेशन ऑफ लार्ज इकोसिस्टम ऑफ क्रेडिट, किस चीज के लिए, टू इंश्योर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेस, ठीक है. सो ये जो है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट कुछ भी नहीं है, एक इंटरप्राइज है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि कंसेप्चुलाइज किया है आरबीआई ने और डेवलप किया है किसने, उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी आरबीआई हब ने किया है. यहाँ पे फॉर किस चीज के लिए, ऑपरेशन ऑफ लार्ज इकोसिस्टम ऑफ क्रेडिट, ताकि क्या हो सके, इंश्योर हो सके एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेस, ठीक है. इतना ज्यादा डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख सकते हो. इसमें क्या होता है, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको सिर्फ सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि यहाँ पे कॉमन पोर्टल इंफॉर्मेशन शेयर करता है कब, जब रिक्वेस्टिंग सिस्टम उनको कंसेंट देता है, किसकी, रजिस्टर्ड पर्सन ने जो कंसेंट दी है वो, और किस टैक्स पीरियड की या किस रेसिपिएंट्स का डेटा चाहिए वो रिक्वेस्टिंग सिस्टम जब कॉमन पोर्टल को देता है तो कॉमन पोर्टल इंफॉर्मेशन शेयर करता है रजिस्टर्ड पर्सन की, ठीक है. रजिस्टर्ड पर्सन की ऑब्वियसली कंसेंट होती है, ठीक है. तो ये जो नोटिफाइड सिस्टम था एक अकाउंट एग्रीगेटर था, अब इसमें पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट भी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है. बस इतना ही अमेंडमेंट है. सो बस यही अमेंडमेंट है यहाँ पे बेटा, जीएसटी में इतने ही अमेंडमेंट है. कस्टम्स में खाली एक अमेंडमेंट है, वो भी सिंपल सी बात है, खाली डेट एक्सटेंड हुई है. आपको याद है 51A इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हमने पढ़ा था. यहाँ पे फेस्ड इंप्लीमेंटेशन कर रहा है गवर्नमेंट किसका, ईसीएल का, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का. तो उसमें गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने एग्जाम किए थे कुछ डिपॉजिट्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ 51A, तो उसकी खाली डेट एक्सटेंड करके अभी 29 Feb 24 तक की है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड नेक्स्ट एफटीपी में कुछ अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं बिल्कुल. ये चार्ट आपको याद है सेकेंड हैंड गुड्स के केस में, खाली अमेंडमेंट क्या हुआ इस चार्ट में, खाली ये एक पॉइंट ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है. ये इसे भी क्या बोल दिया, अभी रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट है और इसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए और कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. क्विकली ये चार्ट देखते हैं एक बार. सेकेंड हैंड गुड्स के केस में क्या बात हुई, अगर आप कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए तो रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एक्ट एंड रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन इफ एनी. सो ये सारे गुड्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट है, ऑथराइजेशन लगेगा, कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. कौन से गुड्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एसी था, डीजल जनरेटिंग सेट्स थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, रीफर्निश रिकंडीशंस, स्पेयर ऑफ रीफर्निश पार्ट्स और पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप्स थे, सारे नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गुड्स थे. इसमें एक और ऐड कर दिया, यूज्ड आईटी एसेट्स मतलब लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया. जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं एसईजेड से,
कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, SEZ से इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी DTA में इंपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या बोल दिया भाई, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड है मतलब कि ऑब्वियसली ऑथराइजेशन लगेगा और कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप SEZ से DTA लेके आ रहे हो कोई भी यूज्ड IT एसेट, कोई भी यूज किया हुआ लैपटॉप, कोई भी यूज किया हुआ डेस्कटॉप, कोई भी यूज किया हुआ मॉनिटर, प्रिंटर, तो उस केस में क्या बोल दिया, इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एंड इट रिक्वायर्स ऑथराइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस। ठीक है, बाकी सब चीजों में कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे बात है फ्री फॉर इंपोर्ट थे, क्या चीजें, बाकी सब कुछ सेम है। रिफर्निश, रिकंडीशंस, आप स्पेयर्स ऑफ कैपिटल गुड्स अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, जिसके लिए चार्टर्ड इंजीनियर ने सर्टिफाई किया एग्जिस्टेंस ऑफ 80% रेसिडुअल लाइफ, तो उस केस में क्या है, फ्री फॉर इंपोर्ट है। या कोई भी सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स अदर देन जो सारे हमने ऊपर देखे, उनके अलावा कोई भी कैपिटल गुड्स आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी क्या है, फ्री फॉर इंपोर्ट है। फ्री फॉर इंपोर्ट है। उसके अलावा अगर अदर देन कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, अदर देन कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, क्यों इंपोर्ट किया आपने, कुछ भी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयरिंग के लिए किया, रिफर्निशिंग के लिए किया, रिकंडीशनिंग के लिए किया, री इंजीनियरिंग के लिए किया, तो वो फ्रीली इंपोर्टेबल है। रिपेयर के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, फ्री इंपोर्ट है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। बट रिपेयर के लिए नहीं कर रहे हो, कोई और बात है, रिमेनिंग गुड्स की बात है, तो फिर उस केस में रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट है और उसके लिए क्या लगेगा, ऑथराइजेशन लगेगा, ऑथराइजेशन लगेगा। सो बड़ी सिंपल सी बात है, अमेंडमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट और किसके लिए, ऑथराइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस थी। कैपिटल गुड्स जो थे जिसमें AC एंड ऑल सब चीजें थी, उसमें किसको ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, यूज्ड IT एसेट्स को भी। SEZ से DTA लेके आ रहे हो, जब SEZ से DTA जब लेके आ रहे हो, क्या यूज किए हुए IT एसेट लैपटॉप वगैरह लेके आ रहे हो, तो उस केस में रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट कर दिया, ऑथराइजेशन लगेगा, कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। सिंपल सा अमेंडमेंट है। मर्चेंट ट्रेडिंग, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, मर्चेंट ट्रेडिंग कैरिड आउट विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री ऑल्सो परमिटेड नाउ। अब एक फॉरेन कंट्री में करते हो तो भी परमिटेड है। देखो क्या था पहले, अर्लियर मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स इन्वॉल्विंग इंडियन इंटरमीडिएटरी वाज अलाउड। तो पहले क्या था कि अगर एक फॉरेन कंट्री से शिपमेंट जा रहा है दूसरे फॉरेन कंट्री, इंडियन पोर्ट टच नहीं किया, बट हो सकता है कोई इंडियन इंटरमीडिएटरी को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो अलाउड था। ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर शिपमेंट जा रहा था, मर्चेंट ट्रेडिंग है, अलाउड थी, सब्जेक्ट टू RBI गाइडलाइंस ऑब्वियसली, एक्सेप्ट फॉर द गुड्स मेंशन इन सिट्स एंड स्कॉमेट लिस्ट। तो जो गुड सिट्स और स्कॉमेट लिस्ट में थे वो ऑब्वियसली नहीं थे, बाकी सारे क्या थे, अलाउड थी। वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फॉर एग्जांपल US से चाइना जा रहा है कुछ, ठीक है, तो अलाउड था, मर्चेंट ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो वो अलाउड थी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। बट अब क्या बात आई है, अमेंडेड प्रोविजन क्या है, नाउ मर्चेंट ट्रेडिंग कैरिड आउट विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री इज आल्सो परमिटेड। अब आप मर्चेंट ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे एक ही फॉरेन कंट्री में, ठीक है, एक फॉरेन कंट्री की एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है तो भी अभी अलाउड है। सो नाउ मर्चेंट ट्रेडिंग कैरिड आउट विदाउट within one specific foreign country is also permitted subject to RBI guidelines except for goods mentioned in SITs and SCOMET list. So SCOMET और SIT list को छोड़ के बाकी सारे गुड्स के लिए क्या है, मर्चेंट ट्रेडिंग विद इन वन फॉरेन कंट्री इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, ये लिस्ट के डिटेल्स में नहीं जाना, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट पूछी जा सकती है एग्जाम में बिल्कुल, इंपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन EOU SEZ इनेबल्ड without compliance to mandatory quality control orders QCO quality control orders। क्या बात हो रही है भाई, इंडिया में हम अगर कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या बात होती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या होते हैं भाई, फॉलो करने होते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए, आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो। पर यहाँ पे अगर इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन में आप इंपोर्ट कर रहे हो, या EOU इंपोर्ट कर रही है, या SEZ इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वापस एक्सपोर्ट के लिए, वापस एक्सपोर्ट के लिए। तो फिर इन्हें क्या बोला गया, ठीक है, आपको एग्जेम्प्ट कर लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर लिया जाएगा किस चीज से, यहाँ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉलो करने से, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से। अब देखेंगे व्हाट इज QCO, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। सो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आर रेगुलेटरी मैंडेट्स जो इशू करती है गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि भाई कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे रेगुलेटरी मैंडेट्स हैं जो कि इशू करी है गवर्नमेंट ने, किस चीज के लिए, इंश्योर करने के लिए जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो वो मीट करता है स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली इंडिया में कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो उसने मीट करना चाहिए स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे रेगुलेटरी मैंडेट इशू करती है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है आपका स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करना चाहिए। ये ऑर्डर कौन इशू करता है, BIS इशू करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करता है। किस चीज के लिए इशू करती है, ताकि कंज्यूमर सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट, इनका ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट इशू करती है ये ऑर्डर्स।
जो मैन्युफैक्चरर्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो चाहे आप इंपोर्टर हो, आपको इंश्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट्स कवर्ड है QCO से, उसको आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, इंपोर्ट नहीं करोगे विदाउट कंप्लायंस विद स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। मतलब आपको इंश्योर करना है कि भाई ये सब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर हो। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या है कि भाई ऑर्डर्स हैं जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंडेट्स हैं, इश्यू करती है गवर्नमेंट ताकि आपके प्रोडक्ट क्या करे, यहाँ पे प्रोडक्ट मीट करे स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड। BIS इश्यू करती है ये, यहाँ पे क्यों इश्यू करती है, टू इंश्योर प्रोटेक्ट कंज्यूमर सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट, उसके लिए इश्यू करती है। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को या इंपोर्टर्स को इंश्योर करना है कि भाई वो ये फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनेबलिंग प्रोविजंस है, इनकॉर्पोरेट हुए FTP में फ्रॉम एग्जेम्प्टिंग इनपुट्स इंपोर्टेड बाय एडवांस ऑथराइजेशन EOU या SEZ। या तो आप एडवांस ऑथराइजेशन पे इंपोर्ट कर रहे हो, या आप EOU आप इंपोर्ट कर रहे हो, या आप SEZ हो, ये तीनों में से कोई हो। आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप एग्जेम्प्ट हो किस चीज से, यहाँ पे QCO से आप एग्जेम्प्ट हो, मैंडेटरी QCO से आप एग्जेम्प्ट हो। हाउएवर इंपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन EOU या SEZ विदाउट compliance to mandatory QCO shall be subjected to following condition। आप exempt जरूर हो QCO से, पर आपको ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, ठीक है, तो एग्जाम कर दिया QCO से, बट आपको ये फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहली, एडवांस ऑथराइजेशन अगर आप कर रहे हो तो इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, आपने इनपुट्स इंपोर्ट किया था एडवांस ऑथराइजेशन में, किस चीज के लिए, विदाउट कंप्लायंस टू मैंडेटरी QCO शैल बी विद प्री इंपोर्ट कंडीशन। सो क्या होना चाहिए, अगर आप विदाउट कंप्लायंस टू QCO तो यहाँ पे इट शुड बी विद प्री इंपोर्ट कंडीशन, प्री इंपोर्ट कंडीशन होना चाहिए। सच इनपुट शैल बी यूटिलाइज करना है आपको किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, अब भाई आप मेरे को उससे मैन्युफैक्चर करना है और वो प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट ही करने वाली हूँ, तो मैंने इनपुट्स क्यों लाए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए, मेकिंग नॉर्मल अलाउंस फॉर वेस्टेज एंड शैल बी एक्सपोर्टेड अंडर सेम ऑथराइजेशन। मैं पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करने वाली हूँ, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ पे ऑथराइजेशन, यहाँ ऑथराइजेशन होल्डर हो, आपने क्या किया था, आपने इंपोर्ट किया था एडवांस ऑथराइजेशन पे, क्या चीज के लिए, भाई आपने इंपोर्ट किया था इनपुट और आप क्या करने वाले हो, एक्सपोर्ट करने वाले हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर कोई अनयूटिलाइज इनपुट्स फिर भी बच जाते हैं आपके, अनयूटिलाइज इनपुट शैल नॉट बी ट्रांसफर टू DTA। भाई DTA में ट्रांसफर नहीं करोगे आप, आपके पास आपने इंपोर्ट किया था, कोई भी अनयूटिलाइज्ड यहाँ पे इंपोर्ट्स बच जाते हैं तो आप उसको DTA में ट्रांसफर नहीं करोगे। इवन आफ्टर रेगुलराइजेशन ऑफ डिफॉल्ट इन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इट शैल बी डिस्ट्रॉयड इन प्रेजेंस ऑफ जुरिसडिक्शनल GST और कस्टम अथॉरिटीज और मे बी री एक्सपोर्टेड। तो जो अनयूटिलाइज इंपोर्ट्स बच गए उसको DTA में ट्रांसफर नहीं करोगे, या तो डिस्ट्रॉय कर दो यहाँ पे GST या कस्टम अथॉरिटीज के सामने, या वापस से री एक्सपोर्ट कर दो। In addition, such unutilized import shall be liable to payment of effective duty along with interest। और क्या करना है आपको, जो बच गए आपके अनयूटिलाइज इंपोर्ट उसको आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी along with interest, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी along with interest यहाँ पे टू कस्टम अथॉरिटी एंड स्पेसिफाइड कंपोजिशन फीस, और आपको कंपोजिशन फीस भी पे करनी पड़ेगी DGFT को, कंपोजिशन फीस भी पे करनी पड़ेगी DGFT को। तो जो भी अनयूटिलाइज यहाँ पे आपके पास क्या बच गए, इंपोर्ट्स बच गए, वो क्या करोगे भाई, आप यहाँ पे पेमेंट ऑफ ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और यहाँ पे आपको कंपोजिशन फीस भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सेड एग्जेम्पशन शैल बी स्पेसिफिकली एनरोल्ड इन एडवांस ऑथराइजेशन अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर। जब आप ऑथराइजेशन लोगे उसी टाइम आपको बता देना है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप ये एग्जेम्पशन भी ले रहे हो QCO का। The exemption from QCO will be available for physical exports only। भाई सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट्स के लिए एग्जेम्पशन, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, खाली फिजिकल एक्सपोर्ट अगर आप करने वाले हो तो ये एग्जेम्पशन आपको देंगे। So the exemption from QCO will be available for physical exports only and such exemption will not be allowed for deemed export for advance authorization holder। deemed export के लिए नहीं है, Import of inputs without compliance to mandatory QCO under DFIA scheme not allowed। DFIA scheme के लिए नहीं अलाउड है भाई, एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अलाउड है,
ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस हमने पढ़ी थी एक DFIA स्कीम ऑल्सो, ठीक है, तो उसके लिए ये एग्जेम्पशन नहीं है भाई, एग्जेम्पशन फ्रॉम QCO नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स के लिए क्या बोला गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट कंप्लायंस टू मैंडेटरी QCO, प्रोवाइडेड आप वो इनपुट्स को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में, और आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, एक्सपोर्ट कर ले रहे हो। जो भी अनयूटिलाइज इंपोर्ट आपके पास बच गया आप DTA में ट्रांसफर नहीं करोगे, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो इन प्रेजेंस ऑफ जुरिस्डिक्शनल GST कस्टम अथॉरिटीज, या आप उसको री एक्सपोर्ट कर दो, और आप क्या कर दो, अनयूटिलाइज इंपोर्ट जो भी आपके बचे हो उस पर ड्यूटी पे कर दो अलोंग विथ इंटरेस्ट, प्लस जो कंपोजिशन फीस है वो आप पे कर दो, ये जो एग्जेम्पशन है सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट्स के लिए, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, और DFIA स्कीम वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एडवांस ऑथराइजेशन वालों के लिए बात हुई। सेकंड किसके लिए बात होती है, EOU वाले यहां पे क्या कर रहे हैं, एग्जेम्पशन मिल रहा है उनको भी, कब क्या कंडीशन है देखेंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैंडेटरी QCO issued under BIA shall be provided to EOU on import of inputs which are required for export production। आप EOU हो, आपने इंपोर्ट क्यों किए थे इनपुट, क्योंकि मेरे को एक्सपोर्ट ही करना था यार, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपको ये मैंडेटरी QCO की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया जाता है, आप एक्सपोर्ट ही करने वाले हो, बस शर्त ये है नो DTA क्लियरेंस ऑफ सच इनपुट्स और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मेड आउट ऑफ सच इनपुट्स आर अलाउड। कुछ DTA क्लियरेंस नहीं करोगे, ना इनपुट्स का, ना जो वो इनपुट्स लाए उससे जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए उसका, कोई DTA क्लियरेंस अलाउड नहीं, सबका सब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एग्जेम्पशन है। और क्या करो, एक अंडरटेकिंग दे दो, जब इंपोर्ट किया उसी टाइम एक अंडरटेकिंग दे दो, क्या अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट विल बी सबमिटेड टू कस्टम अथॉरिटीज। किसको सबमिट करना है, कस्टम अथॉरिटीज को। कौन सबमिट करेगा, ऑब्वियसली EOU, कब, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, एंड कॉपी ऑफ सेम शैल ऑल्सो बी सबमिटेड टू डेवलपमेंट कमिश्नर कंसर्न। डेवलपमेंट कमिश्नर को भी उसकी एक कॉपी दे दो, तो एक अंडरटेकिंग दे दो आप कस्टम अथॉरिटीज को इंपोर्ट के टाइम पे, और उसकी एक कॉपी दे दो डेवलपमेंट कमिश्नर को। The exemption from QCO will be available again for physical exports only। Physical exports के लिए ही है ये, और deemed export के लिए नहीं है। Such exemption shall not be allowed for deemed export। Deemed export के लिए नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो कुछ इनपुट्स, आप क्या करने वाले हो, उससे कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले हो, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करने वाले हो, कोई DTA क्लियरेंस नहीं करने वाले हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको एग्जेम किया जाता है मैंडेटरी QCO से। यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, एग्जेम्पशन EOU के लिए, EOU के लिए। सिमिलर बात SEZ के लिए भी की, उन्होंने क्या बोला, अच्छा आप SEZ हो तो भी आपको हम एग्जेम करते हैं मैंडेटरी QCO से अंडर BIS शैल बी प्रोवाइडेड टू SEZ ऑन इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। आपने इंपोर्ट किए थे इनपुट्स किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लाइस ले रहे हो कि आप एक्सपोर्ट करो तो हम एग्जेम्प्ट करते हैं आपको। अगेन शर्त वही है, नो DTA क्लियरेंस, DTA क्लियरेंस नहीं करना, ना इनपुट का ना जो गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे उसका, कुछ भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अंडरटेकिंग देनी है आपको किसको, यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर को आपको अंडरटेकिंग देनी है, कब दोगे, इंपोर्ट करोगे उसी टाइम अंडरटेकिंग दे दो। और एग्जेम्पशन किसको देंगे, सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट्स को मिलेगा, सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या चीज थी भाई, जनरली हम यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे हमको QCO फॉलो करना पड़ता है अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में तो, बट एग्जेम किया गया एडवांस ऑथराइजेशन वालों को, EOU वालों को, SEZ वालों को यहाँ पे मैंडेटरी QCO से सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस, तो वो कंडीशंस हमने देखी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लास्ट है अमेंडमेंट इन इनएलिजिबल सप्लाई आइटम कैटेगरी अंडर रोडटेप स्कीम। रोडटेप याद है आपको, हमने पढ़ा था। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट हुआ इनएलिजिबल सप्लाईज में, मतलब जो सप्लाईज इसमें इनएलिजिबल थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए, मतलब जैसे कि ये हटा दिए, मतलब अब वो एलिजिबल है, तो बस ये कुछ चीजें स्ट्राइक ऑफ कर दी है, वो क्या हो गई, अब एलिजिबल हो जाएगी रोडटेप स्कीम में। जैसे कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होते थे EHTP BTP में, तो वो पहले इनएलिजिबल सप्लाईज में थे रोडटेप में, अब वो क्या हो गए भाई, अब वो एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो ऐसे बस सिंपल से अमेंडमेंट है। सो ये रेगुलर बुक में है, आप खाली ये क्या कर लो, स्ट्राइक ऑफ कर लो। सो यहाँ पे ये अमेंडमेंट्स जो है बेटा, ये बस इतने ही अमेंडमेंट है। रोडटेप स्कीम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप पढ़ सकते हो। IFTP में जो अमेंडमेंट्स आए इसमें से पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। बहुत ही थोड़े से अमेंडमेंट्स, अगेन मैं बोलूंगी एडिशनल अमेंडमेंट्स जो आए थे November 24 के लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए।
रिवीजन लेक्चर बेटा जो मई 24 के लिए एप्लीकेबल थे वही नवंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है। ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। कस्टम्स के भी, जीएसटी के भी 16 आवर्स में पूरा रिवीजन अवेलेबल है, तो आप वो यूट्यूब चैनल में बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर्स आपको देख लेने हैं, यहाँ पे अमेंडमेंट्स आपको कर लेने हैं अच्छे से, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पुट योर बेस्ट बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर नाउ।